हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अध्याय 2। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट रह गए हैं, पहले इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोटिस्टा जगत के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत प्रारंभिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। यूकैरियोटिक जीव के बारे में इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत प्रारंभिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इन जीवों को प्रोटिस्ट कहा जाता है। अधिकांश प्रोटिस्ट एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं बहुकोशिकीय भी होते हैं, जैसे में शैवाल। सरल कोशिकीय संरचना के कारण प्रोटिस्ट जगत के जीवों को जो है पादप, जंतु या कवक आदि वर्गों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अधिकांश प्रोटिस्ट जल में पाए जाते हैं। कहां पर? जल में, वाटर में। और कुछ प्रोटिस्ट आर्द्र भूमि और जंतुओं तथा पादपों के शरीर में पाए जाते हैं। देखिए, प्रोटिस्टा जगत का जो वर्गीकरण है इसके बारे में देख लेते हैं। इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो 3 वर्गीकरण है: जंतु सम प्रोटिस्ट, पादप सम प्रोटिस्ट और कवक सम प्रोटिस्ट। ये 3 वर्गीकरण है। इन तीनों वर्गीकरण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है जंतु सम प्रोटिस्ट। देखिए, जंतु सम प्रोटिस्ट का मतलब क्या है? इन्हें प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। ये एक कोशिकीय जीव है। जो जंतु सम प्रोटिस्ट है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जिन्हें जीवन के लिए जल या आर्द्र मृदा की जो है आवश्यकता होती है। मॉइस्ट सॉइल की आवश्यकता होती है, जल और आर्द्र मृदा। अधिकांश जंतु सम प्रोटिस्ट विषमपोषी होते हैं और कुछ परजीवी भी होते हैं, जैसे में अमीबा, पैरामीशियम आदि। याद रखिएगा, ये जंतु सम प्रोटिस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के अगर बात करें, दूसरा जो वर्गीकरण है प्रोटिस्टा जगत का, जो दूसरा वर्गीकरण है वह है पादप सम प्रोटिस्ट। पादप सम प्रोटिस्ट है, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है आपको पता ही है, तो कमेंट करके बताइएगा किस कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। तो पादप सम प्रोटिस्ट ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी जो है प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। ये जल में रहते हैं। इनमें जो है वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, परंतु संचालन के लिए इनमें कशाभिकाएं, ठीक है, कशाभिकाएं पाई जाती हैं, जैसे में भूरे और नील हरी शैवाल, यूग्लिना आदि। ये सभी पादप सम प्रोटिस्ट के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो प्रोटिस्टा जगत का जो वर्गीकरण है वह है कवक सम प्रोटिस्ट। ये मृत एवं अपशिष्ट पदार्थों से अपना पोषण को प्राप्त करते हैं और इसीलिए इन्हें अपघटनीय प्रोटिस्ट यानी डीकंपोजर प्रोटिस्ट कहा जाता है। ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, जैसे में वाटर मोल्ड्स, स्लाई मोल्ड्स आदि। ये सभी कवक सम प्रोटिस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद प्रोटिस्टा जगत के जो लक्षण हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या लक्षण है? पहला लक्षण है कोशिका संरचना। दूसरा है कोशिकांग, हरित लवक, प्रजनन, पोषण। ठीक है, ये सभी प्रोटिस्टा जगत के लक्षण हैं। देखिए, अगर जो पहला लक्षण है सेल स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि इनके ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है तथा सेल्यूलोज, प्रोटीन और सिलिका के बनी कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। सेल जो कोशिकांग है, कोशिकांग इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, ठीक है, एटीएस राइबोसोम, चलनशील अंग के लिए याद रखिए पश्चमाभ और कशाभिका पाए जाते हैं। तो जो कोशिकांग है इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, एटीएस राइबोसोम, चलनशील अंग के लिए पश्चमाभ और कशाभिका जो है पाए जाते हैं। तीसरा लक्षण है हरित लवक का, क्लोरोप्लास्ट का। देखिए, डाइनोफ्लैजिलेटस जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवों में आंतरिक, ठीक है, आंतरिक थाइलेकाइड
तो डाइनोफ्लैजिलेटस जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवों में आंतरिक थाइलिकाइड सहित हरित लवक होता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो लक्षण है प्रजनन का, रिप्रोडक्शन का, इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। और नेक्स्ट है न्यूट्रिशन यानी पोषण, ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, इनके ये लक्षण है प्रोटिस्टा जगत के। इसके बाद कवक जगत के बारे में हम लोग यानी किंगडम फंगी के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कवक जगत के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो कवक होते हैं, जो फंगी होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें संवहनी ऊतक यानी वेस्कुलर जो टिश्यूज होता है, वेस्कुलर टिश्यू ये और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो नहीं पाए जाते हैं। तो कवक यूकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें संवहनीय ऊतक और हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और वेस्कुलर टिश्यू ये नहीं पाए जाते हैं। कवकों की कोशिकाएं काइटिन और सेल्यूलोज से निर्मित होते हैं। इस संघ के अंतर्गत जो है ईस्ट और मोल्डस जैसे मशरूम जैसे सूक्ष्म जीवों को जो है शामिल किया जाता है। कवक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय कवकों का संपूर्ण शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में विकसित होता है, और इसके विपरीत बहुकोशिकीय कवकों का जो संपूर्ण शरीर होता है वो धागे के समान संरचनाओं में निर्मित होता है, जिन्हें हाइफे कहते हैं। कवक जीवाणुओं के समान सर्वव्यापी हैं। ये उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर्स की उपस्थिति होती है, कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति होती है। ये पृथ्वी के प्रत्येक पर्यावरण में पाए जाते हैं। कवक जीवाणुओं के समान अधिकांश स्थलीय और कुछ जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में जो है डीकंपोजर की भूमिका जो है निभाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो कवकों में पोषण किस तरह से होता है, न्यूट्रिशन इन फंगी। देखिए कवकों में हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर जो है निर्भर रहते हैं, और ये विषमपोषी होते हैं जो मृत या जीवित कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण को प्राप्त करते हैं। पोषण के स्रोत के आधार पर कवकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पोषण के आधार पर कवक के जो प्रकार हैं वो 3 हैं। पहला है सहजीवी कवक, सहजीवी कवक, दूसरा है परजीवी कवक और तीसरा है मृतोपजीवी कवक। सहजीवी कवक का मतलब है सहजीवी कवक किसी अन्य वनस्पति के साथ उगते हैं। ठीक है, सहजीवी मतलब दूसरे की सहायता लेते हैं। सहजीवी सहायता लेते हैं किसी अन्य वनस्पति के साथ ये उगते हैं, एक दूसरे को विभिन्न प्रकार से ये लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन जैसे में अगर बात करें तो लाइकेन, माइकोराइजा ये सहजीवी कवक के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद परजीवी कवक, इसका मतलब है परजीवी कवक का मतलब है कि ये अपने पोषण के लिए अन्य जंतुओं या पादपों पर निर्भर होते हैं, और इस प्रकार के संबंध से ये कवक स्वयं तो लाभान्वित होते ही हैं, परंतु पोषक जीव जो होते हैं इनको हानि पहुंचाते हैं। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिन पर ये निर्भर होते हैं इनको ये हानि पहुंचाते हैं, जैसे एडोथिया पैरासिटिका, एडोथिया पैरासिटिका, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है पक्सिनिया ग्रिमिनिस आदि ये पादप परजीवी कवक हैं, तथा एस्पायरजिलस या कैंडिडा अल्बिकन्स मानवों को क्षति पहुंचाने वाले परजीवी कवक हैं। तीसरा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब है, देखिए सेप्रो का अर्थ होता है सड़ा गला तथा फाइट का अर्थ होता है पादप, सेप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी कवक से तात्पर्य उन कवकों से होता है जो अपना भोजन सड़े गले या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी मृतों पर ये जीवित रहते हैं, इनके पोषण से मृत जीव जंतु सड़े गले या जो भोजन होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इन्हें कहते हैं मृतोपजीवी। कुछ विशिष्ट मृतोपजीवी कवकों को मृदा क्षेत्र में उन स्थानों पर देखा जा सकता है जहां वे कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, विघटन करते हैं, और ये कवक भू जैव रासायनिक चक्रों में जो है शामिल रहते हैं, जैसे म्यूकर, राइजोपस, मार्सेला ये आदि मृतोपजीवी कवक के कुछ उदाहरण हैं। कवकों का जो आर्थिक महत्व है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके जो आर्थिक महत्व है। देखिए अगर बात करें तो अपशिष्ट पदार्थों का ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, अपघटन करते हैं। ठीक है, व्यर्थ पदार्थों का सड़े गले, यानी ये
पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में काफी मदद करते हैं, जैसे म्यूकर, राइजोपस, मोर्सेला आदि। ये मृतपोजीवी कवक जंतुओं और पादपों के अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं, खा जाते हैं। भोजन के रूप में प्रयोग, ठीक है, यूज एज अ फूड, जैसे मोर्सेला आगेरिकस या मशरूम आदि कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। उद्योगों में भी इनका उपयोग होता है, जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम आदि का उपयोग पनीर उद्योग में, ईस्ट का उपयोग अल्कोहल उद्योग में, सेक्रोमाइसिन सेरेविस का उपयोग बेकरी उद्योग में, और म्यूकर व साइट्रोमाइबिन का उपयोग साइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। एंजाइम्स के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे एस्परजिलस ओराइजे नामक कवक से एमाइलेज, ठीक है, एस्परजिलस ओराइजे नामक कवक से एमाइलेज, ईस्ट से याद रखिएगा, ईस्ट से इनवर्टेस तथा पेनिसिलिया से पेक्टिनेज नामक एंजाइम का निर्माण किया जाता है। विटामिन का संश्लेषण होता है। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिकस से जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिकस, इससे विटामिन B12, एड्स से विटामिन डी, और असबिया गॉसिपी से विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन का संश्लेषण किया जाता है। प्रतिजैविकों का निर्माण, ठीक है, ये भी इसके जो है आर्थिक महत्व है। कवकों का जो आर्थिक महत्व है वो है प्रतिजैविकों का निर्माण। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन और टेरामाइसिन आदि प्रतिजैविक विभिन्न कवकों से जो है तैयार किए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कवकों से हानि भी होता है। इनसे क्या क्या हानि होती हैं, इन हानियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे पहला हानि होता है विभिन्न पादप रोग होते हैं, जैसे सरसों में सफेद कीट रोग हो जाता है, व्हाइट रस्ट हो जाता है, आलू में अंगमारी रोग हो जाता है, चने का जो रोग होता है इसे विल्ट रोग बोलते हैं, आदि विभिन्न पादप रोग कवकों के द्वारा होते हैं। दूसरा जो हानि है विभिन्न जंतु रोग, जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। पादपों के साथ साथ कवक जंतुओं में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न जो है कवक करते हैं। मनुष्यों में फेफड़े से संबंधित रोग हो जाता है, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो स्पर्जिलोसिन, दाद, ठीक है, रिंगवर्म जैसे रोग हो जाता है। नाखूनों में भूरापन, ठीक है, दिमागी बुखार आदि रोग, और पशुओं में एथलीट फुट, ठीक है, एथलीट फुट जिसे मुंह पक्का रोग कहते हैं। म्यूकोमाइकोसिस, पेनिसिलोसिस आदि रोग विभिन्न प्रकार के कवकों के द्वारा होते हैं। तो कवक के जो दूसरा हानि है विभिन्न जंतु रोग होते हैं, ठीक है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जो है ये क्षति पहुंचाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के कवक कपड़े, चमड़े, कागज और लकड़ी से बनी वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद लाइकेन के बारे में अगर बात करें तो यह दो पूर्णतः विभिन्न वनस्पतियों से निर्मित एक द्वैध पादप होते हैं। लाइकेन एकल जीव नहीं है, सिंगल जीव नहीं है, बल्कि ये संयुक्त जीव है। यह कवक यानी फंगी और एल्गी के परस्पर सहजीवी संबंध का परिणाम है। लाइकेन का मुख्य भाग कवकों से निर्मित होता है, जो शैवाल के ऊपर एक तंतुवत आवरण का निर्माण करते हैं। तो शैवाल के ऊपर इनका आश्रय रहता है, और इस सहजीवी में कवक शैवालों को जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि मृदा से प्राप्त करने में मदद करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवकों को पोषण प्रदान करते हैं। कवक और शैवाल के मध्य यह सहजीवी संबंध हेलोटिज्म, याद रखिएगा, यह जो कवक और शैवाल के बीच जो यह संबंध है सहजीवी का, इसे हेलोटिज्म कहा जाता है। तथा लाइकेन के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा लाइकेनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइकेनोलॉजी। लाइकेन के जो प्रकार हैं आकार और संरचना के आधार पर, वो 3 प्रकार हैं। तो आकार और संरचना के आधार पर लाइकेन के 3 प्रकार हैं, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। क्रस्टोज लाइकेन क्या है, इनके बारे में देख लेते हैं। ये लाइकेन मुख्यतः द्विआयामी होते हैं। जो क्रस्टोज लाइकेन होते हैं ये द्विआयामी होते हैं। इनमें थैलस अत्यंत चपटा होता है, जो आधार स्तर से पूर्णतः जुड़ा होता है। ये एक परपट्टी के यानी क्रस्ट के समान दिखाई देते हैं, परपट्टी के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद यानी परपट्टी मतलब भूमि के जो जिस तरह से ऊपर का जो सतह होता है, सरफेस जो होता है, उसे क्रस्ट बोलते हैं। तो वही क्रस्ट होते हैं, परपट्टी के समान दिखाई देते हैं। इसके बाद फोलियोज लाइकेन।
फोलियोज लाइकेन, ये लाइकेन संरचनात्मक रूप से पत्तियों के समान होते हैं। ये अपने आधार स्तर से जो है शिथिलता से जुड़े होते हैं। इनका जो बेस होता है, आधार जो स्तर होता है, बेस लेवल जो होता है, यहाँ पे ये शिथिलता से जो है जुड़े होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है फ्रूटिकोज लाइकेन। ये लाइकेन क्रस्टोस एवं फोलियोज की अपेक्षा जो है अत्यधिक विकसित होते हैं। इनमें कोई विशिष्ट शीर्ष या मूल संरचना नहीं होती है। इनमें बहुत शाखाएं होती हैं जो छोटी झाड़ी के समान सीधे या नीचे की ओर लटकी हुई हो सकती हैं। लाइकेन का आर्थिक महत्व क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो महत्व है ना, लाइकेन के जो आर्थिक महत्व हो गया, फंगी का जो आर्थिक महत्व हो गया, बैक्टीरिया का जो आर्थिक महत्व हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से जो है मेन से भी प्रश्न यहां से उठाए जाते हैं और पीटी में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लाइकेन का जो आर्थिक महत्व है, पहला है ये प्रदूषण यानी इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, ये प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन वातावरणीय प्रदूषकों के प्रति जो होते हैं वो अति संवेदनशील होते हैं। ये प्रदूषण युक्त स्थानों जैसे शहरों, कस्बों, औद्योगिक क्षेत्रों आदि में नहीं उग सकते हैं, क्योंकि इन स्थानों पर वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। भोजन और चारे के रूप में लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। लाइकेन विभिन्न जीवों के द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। घुन, इलियां, दीमक आदि लाइकेन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जाइरोफोरा एस्क्यूलेंटा चीन और जापान में खाद्य पदार्थ के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सेट्रेरिया आइसलैंडिका का प्रयोग आइसलैंड एवं स्कैंडिनेवियाई देशों में किया जाता है। और एंडोकार्पन का प्रयोग जापान में सब्जी के रूप में किया जाता है। परमेलिया या रॉक फ्लावर का प्रयोग दक्षिण भारत में जो है सालन बनाने में किया जाता है, करी बनाने में। इसके बाद संश्लिष्ट रंगों के निर्माण में, ठीक है, देखिए ऑर्किल, रॉक्सेला, लेकानोरा, ये जो तीनों कह सकते हैं ये जो तीनों लाइकेन होते हैं, इन लाइकेन के जो उपयोग है, ऑर्किल, रॉक्सेला, लेकानोरा नामक लाइकेन, इनसे नीले रंग का निर्माण किया जाता है। कुछ लाइकेन चमड़ा उद्योग में टैनिंग के लिए ऊनी और रेशम वस्त्रों को रंगने के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं। विभिन्न औषधियों के ये स्रोत होते हैं। लाइकेन का प्रयोग बहुत पहले से ही ज्वर, पीलिया, हैजा, त्वचा से संबंधित विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता रहा है। विभिन्न लाइकेन और उनकी औषधीय महत्व जो है निम्नवत है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे लाइकेन और इनका उपयोग, एक बॉक्स जिसमें एक तरफ लाइकेन है और दूसरे तरफ इनके उपयोग है। जैसे जो लोबेरिया, प्लमोनेरिया तथा सेट्रेरिया आइसलैंडिका जो लाइकेन है, इनका उपयोग श्वसन से संबंधित रोगों के आधार के लिए जो है किया जाता है, विशेषतः टीबी रोग के उपचार के लिए। इसके बाद है यूसनिया बर्बटा का उपयोग बालों की दृढ़ता के लिए, मजबूती के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है जैंथोरिया पेरिएटिना, इसका उपयोग पीलिया के उपचार में किया जाता है। और नेक्स्ट है क्लेडोनिया का उपयोग ज्वर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, ज्वर के उपचार में, बुखार के उपचार में। पादप जगत, इसके बारे में किंगडम प्लानेट के बारे में जो है, जो प्लांट होते हैं पादप जगत, तो किंगडम प्लांट्स, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पादप जगत के अंतर्गत पृथ्वी के बायोस्फीयर में जैव मंडल में उपस्थित सभी प्रकार के पादप जो है सम्मिलित किए जाते हैं। तो पादप जगत के अंतर्गत वे सभी पादप सम्मिलित होते हैं। जैव मंडल के अंतर्गत जितने भी पादप होते हैं, ये सभी पादप जगत के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, याद रखिएगा। बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक होते हैं। ये जो होते हैं बहुकोशिकीय भी और यूकैरियोटिक होते हैं, यानी एक या इनकी कोशिकीय संरचना जो है विकसित होती है। ठीक है, जिनमें कोशिका कला के चारों ओर कोशिका भित्ति का आवरण होता है, सेल वॉल का आवरण होता है। पादपों में क्लोरोफिल, याद रखिएगा, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और इस प्रकार पादप जगत के सदस्य स्वपोषी और उत्पादक होते हैं। पादप, याद रखिएगा, जो पादप शरीर होते हैं, पादप शरीर यानी जो प्लांट बॉडी होता है, संवहनीय तंत्र तथा बीज निर्माण के आधार पर पादप जगत को विभिन्न वर्गों में, उपवर्गों में जो है विभाजित किया गया है। पादप जगत के जो विभिन्न उपवर्ग हैं, जैसे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और
ट्रैकियोफाइटा है। थैलोफाइटा ये विभेदन रहित यानी ये पादप शरीर होते हैं। ब्रायोफाइटा विशिष्ट संवहन यानी ये ऊतक रहित होते हैं, और ट्रैकियोफाइटा संवहन ये ऊतक सहित होते हैं। ऊतक सहित यानी जो ट्रैकियोफाइटा है इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। टेरिडोफाइटा ये बीज रहित होते हैं। जिनोस्पर्म ये खोल रहित बीज होते हैं, और एंजियोस्पर्म ये खोल युक्त बीज होते हैं। और इसको भी एंजियोस्पर्म को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इस सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इस वर्ग के पादपों का जो शरीर होता है भिन्न भिन्न शारीरिक संरचनाओं जैसे जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, बल्कि एक थैलस के एकल संरचना के रूप में होता है। इनमें भ्रूणीय अवस्था, संवहन और यांत्रिक ऊतकों का अभाव होता है। ये मुख्यतः जलीय पादप होते हैं। इनमें सहायक बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जैसे शैवाल, एल्गी। शैवाल तो याद रखिएगा, शैवाल यानी एल्गी। ठीक है, शैवाल पादप जगत के सबसे सरल, स्वपोषी और जलीय जीव हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। ये भोज पदार्थ को स्टार्च के रूप में यानी मंड के रूप में संचित करते हैं, और अधिकांश शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं। जैसे जो शैवाल होते हैं अधिकांशतः नमी युक्त स्थानों, कीचड़, ताजे जल, औसत गर्म जल स्रोतों, तालाबों, झीलों, नदियां और समुद्र के खारे जल के समूहों में पाए जाते हैं। जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होते हैं, इन शैवालों का जो अध्ययन होता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो है किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और बर्फ पर उगने वाले शैवालों को याद रखिएगा क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। जो बर्फ पर जो शैवाल उगते हैं इनको क्रिप्टोफाइटस कहते हैं, और जो चट्टान पर जो शैवाल उगते हैं इनको लिथोफाइटस कहते हैं। यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे गए। इसके बाद शैवालों का जो वर्गीकरण है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक F.E. फ्रिच ने शैवालों में उपस्थित वर्णकों यानी पिगमेंट्स के गुणों, फ्लैजिला, ठीक है, पिगमेंट के गुणों, फ्लैजिला, इनकी संख्या और संचित भोज पदार्थ के आधार पर शैवालों को 11 वर्गों में विभाजित किया है। जो ये 11 वर्ग हैं आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बुक भी होगा तो काम चल जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है किस तरह से पीडीएफ प्राप्त करना है। तो इनको जो है ये 11 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। जो जैसे पहला जो शैवाल वर्ग है जैसे क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी। दूसरा है जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी। तो इस तरह से 11 ये वर्ग है। इनमें उपस्थित जो वर्णक है जैसे क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल, ए, अल्फा, बीटा, ठीक है, इसके बाद कैरोटीन, जेंथोफिल, और इनका जो समान नाम है इन्हें हरे शैवाल बोलते हैं। और इनसे जो संचित भोज्य पदार्थ है स्टार्च और तेल, इनसे क्या प्राप्त होता है, स्टार्च और तेल। इसी तरह दूसरा भी आप देख सकते हैं क्लोरोफिल जो है मतलब कि आप देख सकते हैं कि ए, सी और बीटा जो है, और कैरोटीन, जैंथोफिल, इसका सामान्य जो नाम है वो है पीले हरे शैवाल, और इनसे वसा जो है प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप देखकर आगे बढ़िएगा, एनालिसिस करते हुए आगे बढ़िएगा। मैं इसको स्किप कर रहा हूं। ठीक है, शैवालों का जो आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी, जो शैवालों का जो आर्थिक महत्व है वो किस रूप में है। तो पहला जो महत्व है, भोजन के रूप में शैवालों का प्रयोग किया जाता है। एल्गी एज अ फूड, जैसे शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन ए, सी, डी और ई आदि जो होते हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो शैवालों में क्या क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन जैसे ए, सी, डी, ई, ये सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जापान में पोरफाइरा और अल्वा नामक शैवालों को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्वा को समुद्री सलाद भी कहा जाता है। और रोडोमेनिया पल्मेटा स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रोडोमेनिया जो पल्मेटा है स्कॉटलैंड में इसको तंबाकू के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है नोस्टॉक, चीन में खाए जाने वाला ये प्रमुख शैवाल है। और इसके बाद है अम्बलिकस। अम्बलिकस भारत और अन्य निकटवर्ती देशों में भोजन के रूप में यह प्रयोग किया जाता है अम्बलिकस का। विभिन्न व्यवसाय के प्रयोग, तो जो
शैवाल होते हैं। इनको विभिन्न व्यवसायों में प्रयोग किया जाता है, जैसे एलिजन नामक पदार्थ शैवालों से प्राप्त किया जाता है, जो वोल्केनाइजेशन, टाइपराइटरों के रोलरों और अज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके बाद है सागर गासम नामक शैवाल से जापान में सिंथेटिक ऊन का निर्माण किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। देखिए, कॉन्ड्रस क्रिस्पस नामक शैवाल से सलेस्मिक, ठीक है, सलेस्मिक केरोगेनिन नामक पदार्थ तैयार किया जाता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक यानी शैम्पू, जूतों की पॉलिश आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लेमिनेरिया और फ्यूकस आदि शैवालों का प्रयोग आयोडीन, ब्रोमीन अम्ल और एसीटोन आदि बनाने में जो है किया जाता है। इसके बाद अगार नामक पदार्थ लाल शैवालों से प्राप्त किए जाते हैं, जो प्रयोगशालाओं में पौधों के संवर्धन, जेल, आइसक्रीम, ठीक है, आदि में प्रयुक्त होता है। और यह पदार्थ ताप रोधक, ध्वनि रोधक, कृत्रिम रेशा, चमड़ा, सूप, चटनी आदि बनाने में किया जाता है। यह पदार्थ ग्रेसिलेरिया तथा जिलेडियम नामक शैवालों से प्राप्त किया जाता है, कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। देखिए, नोस्टॉक और एनाबीना आदि शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इस प्रक्रिया में जीवाणु भी भाग लेते हैं। कुछ शैवालों का प्रयोग कृषि में खाद के रूप में भी किया जाता है। नील हरित शैवाल का उपयोग ऊसर भूमि, जो वेस्टलैंड होते हैं, इनको उपजाऊ भूमि बनाने में किया जाता है, जैसे नोस्टॉक, इसका उपयोग जो है ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। देखिए, इसके बाद औषधियों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक क्लोरेला नामक शैवाल से तैयार की जाती है और यह क्रिस्टलीय होता है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणु से रक्षा करती है। कारा और नाइटेला शैवाल मलेरिया उन्मूलन में सहायक हैं। शैवालों से हानि भी होता है, तो शैवाल से होने वाले जो हानि है, जैसे कुछ शैवाल एल्गल ब्लूम या शैवाल प्रस्फोट के माध्यम से जलीय प्रदूषण बढ़ाते हैं, जिससे जल में उपस्थित मछलियों का जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। इसके बाद है सेफेल्यूरास, याद रखिएगा, सेफेल्यूरास नामक शैवाल के कारण चाय के पौधों पर लाल कीट रोग यानी रेड रस्ट ऑफ टी उत्पन्न होता है। शैवाल वर्षा ऋतु में भूमि पर हरे रंग की परत बनाते हैं, जो अत्यधिक फिसलन उत्पन्न करती है। ठीक है, यह है आपका शैवालों से होने वाले हानि। इसके बाद ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्रायोफाइटा गैस संवहनी एवं बीज रहित पादपों का समूह है। ये नमी युक्त वातावरण में पाए जाते हैं। इनमें शुष्क स्थानों पर जीवित रहने की क्षमता होती है, इसीलिए ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर समूह भी कहा जाता है। इनमें बंजर भूमि और चट्टानों पर जीवित रहने की भी क्षमता होती है। इनका आकार थैलेसनुमा होता है, जिनमें जड़ों का अभाव होता है, लेकिन तने और पत्तियों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा डासोनिया है और जोप्सिस सबसे छोटा पौधा है। ब्रायोफाइटा का जो वर्गीकरण है, इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हिपैटिकोप्सिडा या लीवरवॉट, ठीक है, इसके अंतर्गत रेक्सिया, मार्केंसिया, ओरेला आदि आते हैं। ठीक है, और दूसरा है एंथोसिरोप्टिसिडा या हार्नवॉट, इसके अंतर्गत एंथोसिरोस आता है। और तीसरा है बायोप्सिडा या मॉस, इसके अंतर्गत एस्फेगनम, प्यूनेरिया आदि जो है ब्रायोफाइटा आते हैं। ब्रायोफाइटा का जो आर्थिक महत्व है, देखिए, इस वर्ग के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। जो मृदा का क्षरण होता है, बहता है, इनको ये बहने से रोकते हैं। ठीक है, जल अवशोषण की विशिष्ट क्षमता के कारण ये बाढ़ पर भी नियंत्रण रखते हैं। कुछ मॉस का प्रयोग रोगाणु रोधक जो है एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। ये ब्रायोफाइटा के जो है महत्व है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, एस्फेगनम नामक जो ब्रायोफाइटा है, ये वनस्पति का प्रयोग ईंधन, जो ब्रायोफाइटा वनस्पति है, इनका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और इनका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है रुई यानी कॉटन के स्थान पर घाव भरने के लिए किया गया था। इसके बाद ट्रेकियोफाइटा, तो ये भोजन, जल और अन्य पोषक पदार्थों के लिए आवश्यक संवहन तंत्र यानी जो वेस्कुलर सिस्टम है, इससे युक्त पादप ट्रेकियोफाइटा उप जगत के अंतर्गत रखे जाते हैं।
यानी इन वर्गों की वनस्पतियों में जाइलम और फ्लोएम के रूप में संवहन ऊतक पाए जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। पादप जगत के अंतर्गत अगर बात करें तो इनको 3 वर्गों में विभाजन किया गया है। पहला है टेरिडोफाइटा, दूसरा है अनावृत बीजी और तीसरा है आवृत बीजी। टेरिडोफाइटा क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनीय पादप है, इसीलिए इनमें पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। ये पादप बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं। इनमें मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद, ठीक है, याद रखिए बीजाणुद्भिद होता है, जो प्राय जड़ और पत्तियों में विभाजित होता है। तो जो टेरिडोफाइटा जो पौधे होते हैं ये बीज रहित संवहनीय पौधे होते हैं, इसीलिए इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में ये पादप जीव जो पादप होते हैं ये बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है, और मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है अनावृत बीजी। अनावृत ये बीजीय पादप हैं जिनमें बीजों के ऊपर कोई खोल या आवरण नहीं पाया जाता है, अनावृत बीजी कहलाते हैं। और इस वर्ग के पादप सामान्यतः ठंडे स्थानों पर उगते हैं। तो वे बीजीय पादप जिनमें बीजों के ऊपर कोई खोल, कोई आवरण, ठीक है, कोई ढांचा नहीं पाया जाता है, इसे अनावृत बीजी मतलब कहते हैं। और इस वर्ग के जो पादप होते हैं ये सामान्यतः ठंडे स्थानों पर जो है कोल्ड स्थानों पर पाए जाते हैं। इन पादपों में एम्ब्रोय से मूलांकुर यानी भ्रूण से जो है मूलांकुर और प्रांकुर के साथ साथ एक या एक से अधिक बीज पत्रों का निर्माण होता है। साइकस इस वर्ग का प्रमुख पादप है। अनावृत बीजी का जो वर्ग है इसमें साइकस आता है, जिसका अंडाणु सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है। और कोरेलाइड जड़ों में जो है जो कोरेलाइड जड़ होते हैं इनमें नोस्टॉक तथा एनाबीना नामक नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। साइकस के तनु से जो है स्टार्च निकालकर यानी मंड निकालकर जो है साबूदाना का निर्माण किया जाता है और इसकी पत्तियों से रस्सी और झाड़ू बनाई जाती है। अंडमान द्वीप की जनजातियां साइकस के बीजों को भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। साइकस को जीवित जीवाश्म भी, लिविंग फॉसिल भी जो है कहा जाता है, जीवित जीवाश्म। तीसरा है आवृत बीजी। ऐसे पादप जिनके बीज फलों के भीतर स्थित होते हैं, फल के अंदर जो बीज उपस्थित होते हैं इनको बोलते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी कहलाते हैं और इनके बीज एक बंद आवरण में पाए जाते हैं। आवृत बीजी पादपों में पुष्प उगते हैं, इसीलिए इन्हें सपुष्पक या पुष्पीय पादप जो है फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। इनमें पुष्प ही प्रजनन अंग कार्य, जो पुष्प होते हैं यही प्रजनन अंग का कार्य करते हैं। देखिए आवृत बीजी पादप वनस्पति जगत के सबसे विकसित पादप हैं, जो जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि सभी पादप संरचनाओं से युक्त होते हैं। आवृत बीजी पौधों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। आवृत बीजी पादपों का जो वर्गीकरण है इनको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक है एक बीजपत्री, दूसरा है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का मतलब है ऐसे पादप जिनके बीजों में मात्र एक बीज पत्र का पाया जाना एक बीजपत्री पादप कहलाता है। एक बीजपत्री पादपों की जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होती है और इनके संवहन मूल में कैम्बियस अनुपस्थित होता है। इन पादपों के पुष्पीय भाग 3 या 3 के गुणांक में होते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत लगभग 60,000 पादप प्रजातियां सम्मिलित है, जिनमें आर्किड सौर प्रमुख है। एक बीजपत्री पादपों के कुल और उनके जो प्रमुख उदाहरण है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिसे ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत जो पादप आते हैं गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, बांस, जौ, जई आदि, ये ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आते हैं। यहां से कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। इसके बाद लिलियेसी कुल के अंतर्गत लहसुन, प्याज आदि आते हैं। पाल्मी कुल के अंतर्गत नारियल, ताड़, सुपारी, कत्था, खजूर आदि आते हैं। और म्यूजेसी कुल के अंतर्गत केला आता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है द्विबीजपत्री। ऐसे पादप जिनके बीज 2 भ्रूणीय पत्तियों या बीजपत्रों में जो है विभाजित होते हैं द्विबीजपत्री कहलाते हैं। इन पादपों में ये जो पादप होते हैं द्विबीजपत्री, इन पादपों में अत्यंत विकसित जड़ तंत्र पाया जाता है और इनके संवहन मूल में जो जड़ होते हैं कैम्ब्रियन की उपस्थिति होती है और ये पादप द्वितीयक वृद्धि करते हैं। एक बीजपत्री पादपों के विपरीत द्विबीजपत्री पादपों के पुष्पीय भाग 4 या 5 के गुणांक में होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए इस वर्ग के अंतर्गत लगभग 2 लाख पादप प्रजातियां सम्मिलित हैं। गुलाब, मटर, बीन्स, दालें, मूंगफली, ओक आदि
ये सभी द्विबीजपत्री पादपों के प्रमुख उदाहरण हैं। आवृत बीजी पादपों का आर्थिक महत्व क्या है? आवृत बीजी पादपों का जो आर्थिक महत्व है, ये पादप भोजन, रेशे, मसाले और सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आवृत बीजी पादपों से बहुत सी औषधियां, इत्र, रबर, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। सिकोया याद रखिए, सिकोया जाइजेंटियन को जो है जंगल का पिता, फादर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। तो फॉरेस्ट का फादर किसको कहा जाता है? सिकोया जाइजेंटिया को जो है जंगल का पिता कहा जाता है। इसके बाद है जंतु जगत। तो देखिए, जंतु जगत के बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है।